नमस्कार दोस्तों, एआईबीसी टीवी में आपका स्वागत है। और आज का जो ऑनलाइन परिचर्चा का विषय है पिछड़ा वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी और इनके अल्पसंख्यकों के लिए छत्रपति साहू जी महाराज का योगदान। तो एससी, एसटी, ओबीसी और इनके अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए छत्रपति साहू जी महाराज का क्या योगदान रहा है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजेंद्र साहू सर, जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में सीनियर अधिवक्ता हैं। और उसी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय के पटेल जी, जो पीजी कॉलेज गाजीपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय जीएस ठाकुर जी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में हैं, वहाँ पर आप प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के। और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय राजेंद्र साहू सर को। बिना समय गवाए आप अपने विषय पर सब आए और हमारे दर्शकों को उनकी जिज्ञासा के अनुसार मार्गदर्शन करने। जी सर। थैंक यू प्रोफेसर साहब, आज की मीटिंग रखने के लिए। जो आपने साहू जी महाराज द्वारा दिए गए आरक्षण 26 जुलाई 1902 और उन्हीं आज कल आने वाला है 26 जुलाई, तो उसी की पूर्व संध्या पर आप जो आज यह प्रोग्राम रखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा साहू जी महाराज के अगर बारे में जाने तो इनके मराठा साम्राज्य के बारे में तो हमें बात कुछ ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। अगर हम कहें तो साहू जी महाराज जो हैं पिछड़ों दलितों के मुक्तिदाता हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी आपको। अब थोड़ी सी बात देखें, शिवाजी महाराज जो मुगलों से लड़ करके अपनी राज्य की स्थापना की थी मराठा साम्राज्य, और मराठा साम्राज्य में उनके जो भी थे सैनिक, उसमें ज्यादातर ओबीसी समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे। इनकी सेनाओं में इन्हीं लोग थे। और जो तथाकथित सवर्ण समाज के लोग थे जो छुआछूत को मानते थे, वो इनके सेना में नहीं थी। तो छुआछूत मानने वाली सेना नहीं होने की वजह से मराठा समाज की स्थापना हो पाई, क्योंकि इनकी जो सेना थी वो ओबीसी समाज से, दलित समाज से और मुस्लिम समाज के सैनिकों के दम पर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जी सर। और मराठा समाज की स्थापना हुई थी, तो बाद में ये मराठा साम्राज्य शिवाजी के, देखिए वही ब्राह्मण लोग फिर षड्यंत्र करके औरंगजेब से सांठ-गांठ करके शिवाजी को मरवाने की कोशिश की थी। तो शिवाजी को मरवाने वाला कौन है, ये भी जानना चाहिए आपको। फिर उनके जो पुत्र थे संभाजी महाराज, उसको भी मरवाया इन्होंने, मुसलमानों से मरवाए, औरंगजेब से। तो ये सारी षड्यंत्र कौन रच रहा था? तो ये हमें ओबीसी समाज, मराठा समाज को ये जानना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन कौन था। और शिवाजी का जो मराठा साम्राज्य है, उसकी खोज करने वाले हमारे ज्योति बाबा फूले जी थे। अगर वो नहीं होते तो शायद मराठा साम्राज्य शिवाजी के बारे में हमें असली कहानी पता नहीं चल पाती। आज भी जो है सवर्ण ब्राह्मण समाज जो है शिवाजी के नाम पर ओबीसी खासकर मराठा साम्राज्य को बिल्कुल गुमराह करते रहे हैं। उसके बाद आप देखिए भीमा कोरे गांव के बाद जो है वहां पर पेशवाओं पर जब महारों ने अंग्रेजों का साथ दे करके लड़ा और पेशवाओं की हार हुई, तो सत्ता तो वहां पर आना चाहिए था अंग्रेजों पर, लेकिन फिर भी सत्ता वहां पेशवाओं की कैसे रह गई? आप सोच सकते हैं इसमें कि पेशवाओं की हार होती है, फिर पेशवा ही वहां राजा बन जाता है, इसका क्या मतलब है? तो वो जो है अंग्रेजों को गुलामी स्वीकार कर ली, उसको टैक्स देना शुरू कर दिया, अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं हुई। औरंगजेब ने यहाँ पर संभाजी को मारे, शिवाजी को मारे, फिर भी वहां से राजा जो है वहां पेशवा ही बना रहा। तो क्या था ये? औरंगजेब को टैक्स मिलना था, वो टैक्स दे रहा था उसे। तो अगर सचमुच में मुसलमानों से या अंग्रेजों से लड़ाई थी मराठों की, वहां सत्ता अंग्रेजों की या मुसलमानों की होनी चाहिए थी, लेकिन वहां सत्ता हमेशा पेशवा ब्राह्मणों की रही है। तो आप देख लीजिए कि ये पेशवा ब्राह्मण ही सत्ता में कैसे बने रहे,
एक षड्यंत्र का मामला है और इसको आप समझने की जरूरत है, खास करके मराठा साम्राज्य को। उसके बाद जो है मराठा साम्राज्य 5 भागों में बट गया था। जी पूना में पेशवा रह गया था, ग्वालियर का सिंधिया हो गया, बड़ौदा जी का सर। गायकवाड़ हो गया, इंदौर का जी होलकर हो गया, अब कोल्हापुर जी नागपुर का भोंसले। तो ये 5 जी भागों में बट गए थे इस मराठा साम्राज्य। और ये साहू जी जी महाराज की बात कर रहे हैं, ये यही कोल्हापुर जी के राजा थे और ये भोंसले फैमिली की थी। इनका जो साहू जी महाराज का जो बचपन का नाम था, जी इनका जन्म तो 26 जून 1874 को हुआ था, आप लोग जानते ही हैं। इनके बचपन का नाम था यशवंत राव और ये जो थे शिवाजी के प्रपौत्र थे। इनके पिताजी का जो नाम था आपा साहब घाटगे जी जी कागलकर, तो ये इनके पिताजी का नाम। और इनकी जन्म के बाद ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था बचपन में ही, और इनका बचपन का नाम यशवंत राव था। तो 1884 में लगभग 10 साल की उम्र में इनको जो है कोल्हापुर की जो महारानी थी आनंदी बाई, इनको गोद ले लिया था वहाँ, और गोद लेकर के इनको छत्रपति की उपाधि दी थी वहाँ। और वो राज को 10 वर्ष की उम्र में ही ये वहाँ के छत्रपति राजा बन गए थे। और इसको राजपाट को देखभाल करने के लिए अंग्रेजों ने अपना आदमी अपॉइंट कर दिया था ताकि इनको सत्ता के संचालन में इनकी मदद कर सके। और अंत में ये जो है 1994 में आकर के पूरा रूप से राजा बने। ये 20 साल की उम्र में आके इनको राजगद्दी सौंप दिया गया। जी और ये साहू जी महाराज हैं, ये हमारे फूले जी जो हैं ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर, इनके बीच की कड़ी। शिवाजी के जो इतिहास को खोजने वाले और ओबीसी के लिए काम करने वाले जो थे फूले जी, इनका जन्म 1927 में हुआ था। और 1927 में इनका जन्म हुआ और इनकी 10-11 साल में शादी हो गई थी सावित्रीबाई फूले से। और आप देख लीजिए कि 1848 में पति पत्नी मिल करके दोनों पहली लड़कियों की स्कूल खोली थी। मतलब भारत में अंग्रेजों के स्कूल थे, कॉलेज थे, उसमें अंग्रेज पढ़ते थे, लिखते थे, लेकिन भारतीय महिलाओं को पढ़ना वर्जित था वहाँ, चाहे वो किसी सवर्ण समाज की लड़की क्यों ना हो। तो दोनों दंपत्ति ने पहली बार एक स्कूल खोला लड़कियों के लिए 1848 में, जिसका कि ब्राह्मणों ने बहुत पुरजोर विरोध किया था, खास करके बाल गंगाधर तिलक ने। उसने कहा ये औरतों के क्या पढ़ने का क्या मतलब है। और यही फूले जी महाराज उस समय आप देख लीजिए 21 साल की उम्र में अंग्रेजों से कह करके उनसे बात करके, ये मात्र जो है मिडिल पास थे अपने समय में, वो भी इंग्लिश मीडियम अंग्रेजों के स्कूल से। अंग्रेजों को प्रतिवेदन दे करके, आवेदन दे करके इन्होंने कहा कि यहाँ पर गुरुकुल है, वहाँ पर सवर्ण पढ़ते हैं, और जो मदरसे हैं वहाँ मुस्लिम पढ़ते हैं, और जो गुरुद्वारे में सिख पढ़ते हैं, हमारे ओबीसी और एससी एसटी को पढ़ने का तो कहीं जगह ही नहीं है, इनको एजुकेशन व्यवस्था किया जाए। तो इन्हीं के कहने पर जो है अंग्रेजों ने पूरे भारत में हर जिला में एक जिला स्कूल खुला था। तो उसी 1848 में जो है अंग्रेज इन्हीं के कहने पर भारत देश में 1848 में हर जिले में एक जिला स्कूल खोला गया था, और उसमें सभी जाति वर्ग के लोगों को, धर्म के लोगों को समान शिक्षा देने का निश्चय किया गया। कोई भेदभाव नहीं, किसी को रोक टोक नहीं। और साथ में कहा कि इस सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलेगा अंग्रेजी सिस्टम से, उसी को नौकरी में रखा जाएगा। इतना बात कहते ही अगले दिन सारा गुरुकुल बंद हो गया, और सारा सवर्ण और ब्राह्मण गुरुकुल बंद करके सब जो है कि अंग्रेजों के स्कूल में शिफ्ट कर गया। तो ये देखिए इतनी बड़ी क्रांति होती है, अगर सत्ता थोड़ा सा चेंज कर दे तो बहुत बड़ी क्रांति। और उस दिन से सारे लोग जो है इसी शिक्षा मीडियम से आगे बढ़े, और अंग्रेजी शिक्षा से देखते सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर बन के निकले, फूले जी पढ़े, साहू जी महाराज भी पढ़े। तो ये साहू जी महाराज को बीच की कड़ी है। 1990 में अंत में इनका निधन हो जाता है फूले जी का, 91 में डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म होता है। तो ये बीच की कड़ी जो है 74 में इनका जन्म होता है साहू जी महाराज का,
तो जितनी भी इनकी लिखी हुई चीजें थी, गुलामगिरी वगैरह ज्योतिबा फुले की, उन सारी लिटरेचर को इन्होंने कलेक्ट करके पब्लिश करा करके वो बाद में इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को हैंड ओवर किया। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने पढ़े तो पढ़ते उन्होंने कहा कि अगर मेरा कोई गुरु है तो ये ज्योतिबा फुले है। उनके लिटरेचर पढ़ के उन्होंने अपना गुरु मान लिया था उन्होंने। और उसके बाद क्या काम किया उसके बारे में और हम डिस्कशन में आएंगे तो बात करेंगे। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ज्योतिराव फुले को गुरु माना, और वो गुरु कैसे पता चला, जो साहू जी महाराज ने जो उनका लिटरेचर था, उनकी गुलामगिरी पुस्तक थी, उनका बहुत बड़ा साहित्य था, उनको पब्लिश करा दिया था। यदि साहू जी महाराज वो उस लिटरेचर को पब्लिश ना कराते तो शायद अम्बेडकर साहब को इस बात का पता ही नहीं चलता कि उनका किस तरह का लिटरेचर था। हमारे बीच में उपस्थित है नीट के प्रोफेसर आदरणीय GS ठाकुर साहब, जो भोपाल से है, और KK पटेल PG कॉलेज से। मैं अब इनके बारे में, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है भागीदारी दिवस की पूर्व संध्या पर है, क्योंकि भागीदारी दिवस इसलिए कहते हैं क्योंकि 26 जुलाई 1902 को साहू जी महाराज ने जो है पिछड़े वर्ग के लिए जो 50% का प्रतिनिधित्व अपने शासन में दिया था, तो आज ये भागीदारी दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय KK पटेल जी से, तो आप भागीदारी दिवस को ध्यान में रखते हुए और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना वक्तव्य दें। पटेल जी माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट। जी जी, थैंक यू सर। हाँ, धन्यवाद जी सिंह सर, आपने अपने चैनल पर मुझे साहू जी महाराज के द्वारा समाज के उत्थान में किए गए कार्यों पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर जो भी बुद्धिजीवी गण उपस्थित हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। खास करके राजेंद्र सर जो हमारे मार्गदर्शन के लिए हैं, और GS ठाकुर सर जो आज जो है हमें साहू जी महाराज के बारे में काफी कुछ गहराई से बताएंगे। मैं आप दोनों लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और ठाकुर सर, हमको जैसे बताया गया कि जी सिंह सर काफी युवा हैं, उनके अंदर काफी ऊर्जा है, तो मैं जो है उनको स्पेशली जो है आगे जो समाज की जो है चेतना के लिए काम कर रहे हैं, उनकी शुभकामना करता हूं। यहाँ पर राजेंद्र सर ने जो बातें बताई, जो मूलभूत बातें बताई छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में, मैं पूरी तरह से उनसे एग्री करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जब मैं ये पढ़ता हूं, सुनता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, तो मुझे ये यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि 26 जुलाई 1874 और 6 मई 1922 के बीच में ऐसा कोई राजा, सामंत, राजर्षि कभी हुआ था जो समाज के उत्थान के लिए या सामाजिक न्याय के लिए इतना ज्यादा प्रतिबद्ध था। या कहें कि उस समय के जो प्रगतिशील लोग थे उनकी तुलना में और आज के दौर की तुलना में भी लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रतिबद्धता उनके अंदर थी। मुझे ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो है छत्रपति साहू जी महाराज ना केवल ओबीसी के लिए शिक्षा से संबंधित उन्होंने कार्य किया, बल्कि उन्होंने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, अंतरजातीय पुनर्विवाह को समर्थन दिया, दलितों के लिए मुफ्त शिक्षा व स्कूल की स्थापना किया, गरीब बच्चों के लिए छात्रावास की स्थापना किया, पिछड़ी जातियों के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था किया, देवदासी प्रथा को अंत करने के लिए कानून बनाया, 1917 में बलूतधारी प्रथा का अंत किया, 1918 में वतनधारी प्रथा का अंत किया,
महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया, जी मंदिरों या कहिए कि जो देवस्थान होते हैं वहां से संबंधित जो संपत्ति थी उसको राज्य संपत्ति में शामिल करने का नियम बनाया। इस तरह से बहुत सारी लंबी जो है उनके कार्य करने की लिस्ट है। मैं उनको टाइम की प्रतिबद्धता या कहिए टाइम का समय सीमा होने की वजह से सारी बातें गिना पाना मुश्किल है, लेकिन ये कुछ वानगी है जिनको उस टाइम पर जिस समय जातिवाद, सामाजिक भिन्नता, मानव को मानव जब नहीं समझा जाता था, उस समय ऐसे कार्य करना, एक एक कार्य करना, वो अपने आप में बहुत ही बताता है कि कितना दृढ़ निश्चयी थे, कितना दृढ़ संकल्प थे। बहुत बड़ा कार्य था उस समय, एक एक बातें। जैसे कि सर ने छत्रपति साहू जी महाराज के बचपन की कुछ जो है बातें की, उनके जन्म दिवस की बातें किया। 26 जून 1874 में उनके जन्म की बात किया। मैं कहना चाहता हूं कि 2 अप्रैल 1894 को जब उन्होंने राज्य की को अपने पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लिया, उस समय उन्होंने देखा कि जातिवाद के कारण समाज का एक वर्ग बहुत ही बुरी तरह से पिस रहा है। ऐसे में उन्होंने दलितों, शोषितों और वंचितों के लिए काम करना शुरू किया। परंतु ये बात उच्च वर्ग के लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुई, जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया और यहां तक कि उनके जो राजपुरोहित थे उन्होंने उनको वेद मंत्र सुनाने से भी मना कर दिया और उनका विरोध किया गया यह कह करके कि छत्रपति साहू जी महाराज शूद्र जाति से हैं, इसलिए उनको वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे में वो विचलित नहीं हुए। उसका परिणाम क्या होता है, उन्होंने राज पुरोहित के पद से ब्राह्मणों का ही केवल सिलेक्शन होगा, इस बात को उन्होंने जो है आदेश पारित करके खत्म किया। कहने का मतलब ये हुआ कि शुरुआत से जैसे ही उन्होंने राज्य में अपने राज्य को कंट्रोल में लेते हैं, नियंत्रण में लेते हैं, तुरंत उन्होंने रिजर्वेशन कहिए या आरक्षण की व्यवस्था कहिए उसको करके दिखाना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ, जब धीरे धीरे उनको और अपने समाज, अपने राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो उनको ये पता चला कि 71 सामान्य प्रशासन के पदों पर 60 ब्राह्मण लोग विराजमान हैं। और जो लिपिक के पद थे, 500 लिपिक के पदों पर 10 पद को छोड़ करके 490 पदों पर उच्च जाति के लोग ही विराजमान हैं। ऐसे में उन्होंने 1902 में 50% का आरक्षण दे करके इस व्यवस्था को खत्म किया और नतीजा क्या हुआ, 1912 में 95 पदों पर में से सिर्फ 35 पदों पर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व रह गया। मेरा कहने का जो आशय है कि देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने LLD का जो है मानद उपाधि दिया था। और जैसा कि सर ने बताया कि ज्योतिबा फुले जो महान समाज सुधारक थे और डॉक्टर अंबेडकर के बीच की कड़ी छत्रपति साहू जी महाराज थे। बिल्कुल उन्हीं की विचारधारा पर ज्योतिबा फुले की विचारधारा पर कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा से वो प्रभावित थे और उन्हीं की विचारधारा पर चल रहे थे। और उनका जो है ये मानना था कि समाज में जब तक मानव को मानव की तरह नहीं जो है व्यवहार किया जाएगा, मानव को मानव नहीं समझा जाएगा, समाज का कभी भी भला नहीं हो सकता है, समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसी
बात समझिए, उस दौर में जब जो है जातिवाद चरम पर था, उस दौर में उन जो है छत्रपति साहू जी महाराज जो है जातिवाद को मिटाने की बात करते थे। मेरी जहां तक समझ है, उनके कार्य करने की जो शैली थी वो 3 बिंदुओं पर आधारित थी। पहला जो बिंदु आता है वो था कि वो भाषणवादी नहीं थे, वो कर्मवादी थे। वो काम करके दिखाते थे, ना कि वो भाषणबाजी करते थे। दूसरा था कि डायरेक्ट अटैक करते थे कॉस्टिज्म पे, जो जातिवाद था उस पे डायरेक्ट अटैक करते थे। तीसरा क्या था, उनका ये मानना था कि जितना ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन होगा उतना ज्यादा से ज्यादा जो है अवेयरनेस समाज में आएगा। अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि देखिए कर्मवादी वो कैसे थे। जैसे उनको पता चलता है कि हमारे नगर में जो ब्राह्मणों की प्रतिनिधित्व की संख्या है वो कहीं बहुत ज्यादा है और अन्य जातियों की प्रतिनिधित्व की संख्या बहुत कम है, तुरंत वो जो है आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। दूसरा, एक घटना जो गंगाराम उनके जो सेवक थे उनके साथ जो घटना हुई थी कि उन्हें शहर के तालाब के पानी को टच कर लेते हैं और कुछ उच्च जाति के लोगों के द्वारा उनको पीटा जाता है। और जब उनको पता चलता है, वो दिल्ली में होते हैं और दिल्ली से लौट के आते हैं, तो उनको घोड़े के चाबुक से उनको पीटते हैं, उनको नौकरी से निकाल देते हैं और गंगाराम को से क्षमा मांगते हैं कि ये घटना मेरे शहर में हुई, मेरे राज्य में हुई, इसके लिए मैं जो है शर्मिंदा हूँ। और गंगाराम को पैसा देते हैं और कहते हैं आप अपना व्यवसाय शुरू करिए। जिससे वो चाय की दुकान खोलते हैं और देखते हैं कि जो है चाय की दुकान पे क्वालिटी अच्छी होने के कारण और स्वच्छता अच्छी होने के कारण भी उच्च वर्ग के लोग चाय की दुकान का बहिष्कार करते हैं, चाय नहीं पीते हैं। तो वो खुद चाय की दुकान पे जाते हैं और चाय पीते हैं। तो वो ये संदेश देते हैं कि समाज को आदेश से नहीं बल्कि जो है करके दिखाने से ज्यादा जो है समाज समझता है, सीखता है और बदलाव लाया जा सकता है। जी पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो अछूतपन का बोलबाला था उस समय, जिसमें साहू जी महाराज का शासन था। मैं चलना चाहता हूँ आदरणीय जी एस ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी, जो आज का विषय है, इसमें ये जो भागीदारी है हमारी, और ये आज 26 जुलाई जो है उसकी पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किया है कि भागीदारी दिवस की पूर्व संध्या पर जो है छत्रपति साहू जी महाराज का जो दबे कुचले वंचित समाज के लोगों का क्या योगदान था, इस विषय पर हम चर्चा करें। मैं आपसे भी उनके बारे में विचार जानना चाहता हूँ। आदरणीय ठाकुर साहब। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं आदरणीय कश्यप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे इस पैनल में बुलाया और अपने चैनल पे जो भी आपका प्रोग्राम होता है बड़ा ही अच्छा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये जो महान विचारक और जो हमारे महापुरुष हैं, इनके बारे में आपने बढ़िया प्रोग्राम करने का जो सोचा है, जो उन्होंने भागीदारी दिवस उनका जो मनाया जाता है 26 जुलाई को प्रतिवर्ष, इस विषय पे आपने बहुत बड़ी डिबेट रखी है या उस विषय पे चर्चा करने के लिए महान लोगों को बुलाया है। उन सभी को भी मेरा नमस्कार। इनके जो विचार हैं या इनका जो गहन अध्ययन जो इन्होंने इनके बारे में किया है, इनका बड़ा ही ज्यादा नॉलेज है इस बारे में। तो जैसा सभी लोगों ने इनके बारे में जो चर्चा की है, तो ये सच में ही महान विभूति थे। जो छत्रपति महाराज थे, साहू जी महाराज थे, इन्होंने हमारी समाज के लिए जो अमूल योगदान दिया है, या जो भी दबे कुचले वंचित पीड़ित, इनके लिए जो उत्थान का काम करा है, ये हमारा जो आने वाली पीढ़ी है या हम इसको कभी भुला नहीं सकते हैं।
जो आज की बात करते हैं, आज के टाइम पे जब इतना जो भेदभाव है, तो जो उस समय की बात जब कर रहे हैं, तो जब जो जातिवादी प्रथा बहुत ही चरम पर थी, उस समय में ऐसा कठिन काम करना एक महान कार्य था। तो ये सच में ही हमारे लिए बड़े ही युग दृष्टा थे, जिन्होंने पहले ही समझ लिया था कि जो हमारी समाज है, या जो दबे हैं, कुचले हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, इनके उत्थान के लिए उन्होंने उसी समय से कार्य करना स्टार्ट कर दिया, कार्य प्रारंभ कर दिया। और जो भी आपने आज इस विषय पे बड़ी चर्चा कर रहे हैं, भागीदारी दिवस, तो उनको पहले ही पता हो गया था कि जो ओबीसी समाज है या बैकवर्ड समाज है, जिसकी बात करते हैं कि जो दबे, पीड़ित, वंचित, पिछड़े, ये सब उस टाइम पे बहुत ही पीछे थे। उनका विकास कैसे हो सके, उनकी समाज में भागीदारी कैसे हो सके, या जो ये पिछड़े हुए लोग हैं, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया जा सकता है, सभी ने उन्होंने उस टाइम पे बहुत ही अथक प्रयास करे। और जैसा कि आपने बताया है कि 1902 में उन्होंने 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी। तो इसी भाव को लेके हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके मन में भी वही भाव जागा, और उन्होंने भी संविधान में इसी चीज को रखा कि जो भी पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, इनके लिए संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए। तभी से हम लोग इसको भागीदारी दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जुलाई को। तो ये बड़ा ही हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारा साहित्य है, या जो बड़े बड़े डिबेट होते हैं, बड़े बड़े इनको पब्लिसिटी मिलती है, तो जो साहू जी महाराज हैं, इनको ज्यादा ना तो इतिहास में पढ़ाया गया कहीं पर, उनका डिटेल ज्यादा मिलता नहीं है, ना ही उनकी कोई ऐसी, हम लोगों को छोड़ दें बाकी लोग उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं कि जो छत्रपति साहू जी महाराज थे, इन्होंने भी कोई कार्य किए हैं। तो हमें ऐसे महान पुरुष को कभी भूलना नहीं चाहिए। इन्होंने हमारे उत्थान के लिए जितना कार्य किया है, ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ये तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जब 1990 से जब उन्होंने अपनी 1890 से जब उन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली, तभी से उन्होंने हमारी समाज के लिए जो भी पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, इनके लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो वो सच में ही मानवतावादी इंसान थे हमारे लिए। जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, ये बहुत ही अविस्मरणीय है, इनको हम भूल नहीं सकते हैं। हमारी जो भी जनरेशन है, या जो हम लोग हैं, कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसे महापुरुष को हम बार बार नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने बताया कि वो कर्म पे विश्वास करते थे, वो कर्मवादी थे, कर्मशील इंसान थे। तो उन्होंने कार्य करके दिखाया कि ऐसे किया जा सकता है। तो जो हमें 50% भागीदारी का जो उन्होंने आदेश फरमान जारी करा था, ये बहुत ही महान कार्य था। इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम इनको कभी भुला नहीं सकते। जी ठाकुर साहब, बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं आदरणीय एडवोकेट राजेंद्र साहू सर के पास चलना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें हमारे विद्वान साथियों ने बताई। और जो है, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो 1902 में उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया था, और उस समय 99% जो है प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों का था, और उसको उन्होंने 50% जो है दबे कुचले वंचित समाज के लिए व्यवस्था बनाई। और 1902 और 2002 तक जो है 100 वर्ष का समय हुआ, और आज 2020 है, तो 120 सालों में जो है आज भी प्रतिनिधित्व इस पिछड़े वर्ग का अभी उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो इन सब बातों को लेते हुए और छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा किए गए पुण्य कार्यों का बखान करने के लिए मैं फिर से आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय राजेंद्र साहू सर। जी सर। हाँ जी, प्रोफेसर साहब जी से भी हमारे दो और साथियों ने बहुत अच्छी अपनी राय रखी है और बातें बताई है साहू जी के महाराज में। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आरक्षण के बारे में सबसे पहले जो साहू जी महाराज जो दिए थे, तो उसमें देखिए कितनी अड़चन आई थी उनको, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जब उन्होंने ये लागू किया था तो ब्राह्मणों ने इतना दुष्प्रचार किया था इस आरक्षण के बारे में। कहा यहाँ पर जो है अकाल आ जाएगा, लोग ऐसे मरने लगेंगे, ये होगा वो होगा, प्रकोप होगा, और यहाँ तक कि साहू जी महाराज को उसने पागल तक घोषित कर दिया था।
जी और वो अंग्रेजों के और राजे रजवाड़े जो उस समय हुआ करते थे उनको भी जाकर के शिकायत करने लगे ब्राह्मणों ने कि हमारा तो यहाँ जीना दुभर कर दिया है, हमारे यहाँ कोई मान मर्यादा नहीं है। इन्होंने पंडितों में पुजारियों में कह दिया अब कोई भी बन सकता है, वो हमारे लिए अब रह नहीं गया। तो इस तरह से अब कोल्हापुर में हमें जो साहू जी महाराज के राज में हमारा गुजारा मुश्किल है, रहना मुश्किल है। तो इस दुष्प्रचार को ठीक करने के लिए साहू जी महाराज ने सारे राजे महाराजे और जो अंग्रेज अफसर थे उनको इनवाइट किया और ला करके सबको, जो घोड़े रखते थे घोड़े का अस्तबल में खड़ा कर दिए सबको ला करके। तो घोड़े सारे अस्तबल में, हाँ जी घोड़े का अस्तबल में, जी हाँ जहाँ घोड़े बांधते हैं ना वहां पर खड़े कर दिए ला करके। और उसके बाद जो है सब कहा भाई क्या बात है, ये तो राजा महाराजा हो करके हम लोगों को भी ये घोड़े के अस्तबल में लाके खड़ा कर दिए हैं, वाकई ये कुछ पागल तो नहीं हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप रुकिए अभी दिखाता हूँ आपको। और उसके बाद जो है वो मंगवाए चने के दाने 10 किलो एक जगह डाल दिए। अब 10 घोड़े थे, 10 को खोल दिया वहां। तो उसमें से जो मजबूत 1-2 घोड़ा था वो तो सारा दाना खा सबको मार पीट के भगा दिया 8 को 9 को, और एक अकेला जो मजबूत था वो सारा दाना चट कर गया वो। उसके बाद है वो सबसे पूछा कि ये तो अकेला खा गया सारा दाना, तो बाकी 8-9 खा नहीं पाए, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो सारे वहां जो राजा थे बोले महाराज इनको जो है सबको अलग अलग खूट में बांधिए, हर एक के आगे 1-1 किलो दाना रख दीजिए, सारे लोग अपना अपना हिस्सा खा लेगा। तो उन्होंने कहा यही तो मैंने किया है भाई, यहाँ जो हमारे यहाँ जो मजबूत घोड़े थे जो दूसरों को मार के भगा देते थे सारा हिस्सा खा लेते थे, ब्राह्मण यहाँ हमारे यहाँ मजबूत घोड़ा है वो सारा जो है 100 सीट पर कब्जा कर रखा है। अब वो किसी कमजोर को दलित को यहाँ पर ओबीसी को घुसने ही नहीं देता है। अति उसमें बोला जाता शूद्र अति शूद्र। और उनको फूले जी ने नाम दिया था सेठ जी भट्ट जी, तो ब्राह्मण और जो उनको सेठ जी भट्ट जी गुलामगिरी में पढ़िए तो उनका नाम सेठ जी भट्ट जी है, सवर्णों को कहते थे। और जो हमारे ओबीसी एससी को बोलते हैं शूद्राति शूद्र। तो बोले देखिए ये कहानी यहाँ पर है, जिस तरह घोड़े वहां खा गया अकेला सारा दाना, वही हमारे यहाँ अकेले ये ब्राह्मण सबका हिस्सा खा रहा है। तो मैंने ये खूट अलग कर दिया, ब्राह्मणों का खूट अलग कर दिया, गैर ब्राह्मणों का खूट अलग कर दिया। तो भाई 50% में आप खा जाइए, 50% आप खाइए। तो सबों ने कहा नहीं आपने तो बिल्कुल अच्छा काम किया। तो इसी बात पर अंग्रेजों ने उनको एक एक्सेलेंसी का सर्टिफिकेट भी दिया था उनको, इस बात पर बोला नहीं बिल्कुल आपने किया काम। और सारे राजों ने उनका जो है शाबाशी किया था। तो इन्होंने इस तरह से साबित भी किया कि हमने जो काम किया है वो किस तरह से किया है। तो हमेशा आज भी जो है जो आप सवाल किए कि हमारा अभी प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पा रहा है, तो यही वजह है कि जब उसकी सत्ता नहीं थी तो इतना जो है वो बाधा पहुंचाया लागू करने में। आज तो वो सत्ता में बैठे हुए हमारे विपक्ष लोग, कैसे लागू होगा कितना लागू होगा ये निर्णय करना उनके हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ओबीसी एससी हाथ में नहीं है कि वो अपनी, उस समय तो हमारे लोग लागू करने वाले थे इसलिए उनको मिल गया पूरा 50%। आज लागू करने वाला कोई और है, देने वाला कोई और है, नियम बनाने वाला भी वही है। तो वो नियम बना दिया, दे या ना दे उसकी मर्जी है। तो उनका करनी कथनी तो उन्हीं का है सारा चीज। तो ये फर्क है कि वो जो हमारा आज सत्ता बैठा लोग है वो मुंह से बोल रहा है सत्ता कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अक्सर काम वो उसका क्या करता है ये आप देख ही रहे हैं। आजादी के बाद से यही कहानी चल रही है। और दूसरी बात जो है इसमें कि जो बाबा साहब का जन्म हुआ था 91 में, और वो जो उनको यहाँ पढ़ने में दिक्कत हुई, किसी तरह से यहाँ से मैट्रिकुलेट किए, ग्रेजुएट किए, तो वो जो बाहर पढ़ने के लिए गए उस समय उन्होंने जो है गायकवाड़ जी ने उनको मदद किया, बाहर गए। तो बाहर जब पढ़ रहे थे तो वहां पर उनको एक्चुअली यहाँ जब जा रहे थे उस समय के हिसाब से जो वहां पर डॉलर यूरो का जो था वैल्यू वहां जाने के बाद बढ़ गया। तो ये जो रेट था यहाँ के हिसाब से वो लेके गए थे कम, वहां ज्यादा हो गया। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी साहू जी महाराज को वहां से कि हमें 100 पाउंड का जो है घाटा लग रहा है फीस देने में, और फिर हमें यहाँ से वापस जाने का भी मेरे पास पैसा नहीं बचेगा, तो $200 की कमी हमें पड़ रही है। तो आप हमें जो है
इसको एज ए लोन ही आप दे दीजिए, इसकी बहुत कृपा होगी आपके ऊपर। तो इन्होंने यहाँ से जो है $200 भी भेजे, साथ में उनको और जो दिक्कत थी उसकी भी वो मदद किए, और उनकी जो वाइफ थी रमा जी भाई, उनको भी मदद किए। उनको चिट्ठी लिखे कि रमाबाई से कह दो अगर उन्हें और कोई दिक्कत हो तो हमें बेशक वो लिखें, बोले, कहें। तो ये साहू जी महाराज ने उन्होंने किया था। जब वो वापस आए और उन्होंने कहा लोन वापस करना है, उन्होंने कहा यार मैंने लोन दिया ही नहीं, हमने तो आपको ऐसे दिया है, आप हमें लोन लौटा क्यों दोगे? और ये सब उन्होंने अपना दरिया दिली दिखाई। फिर उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कि हमारा जो है ये समाज का एक पत्रिका होनी चाहिए जो हमारी आवाज बन के आए और वो लोगों तक पहुंचे। तो उन्होंने मूक नायक निकाला था, तो मूक नायक को छापने का सारा खर्चा इन्होंने दिया, बंटवाया इन्होंने। अभी जैसे हमारे डॉक्टर के पटेल जी ने बताया कि उन्होंने सारे स्कूल बनवाए, हॉस्टल बनवाए, कॉलेज बनवाए, और वो हॉस्टल जो था प्रिंस शिवाजी मराठा फ्री बोर्डिंग हाउस नाम रखा था उसका। तो अपने को प्रिंस मराठा कहते थे, वो प्रिंस शिवाजी मराठा। तो उस नाम रखे थे, सारे अपने लोगों को फ्री में रहना, खाना, पढ़ना, लिखना। तो वो जो पेपर छपता था बाबा साहब का, तो वो कहते थे कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये पेपर को ले जाकर के गांव गांव जाओ और वहां के लोगों को पढ़ के सुनाओ। वो पढ़े लिखे तो है ही नहीं, तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनको पढ़ के सुनवाते भी थे जाकर के क्या लिखा है उसमें। तो ये करवाते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उस समय अपनी मीडिया खड़ा करवाए बाबा साहब के थ्रू, वो निकाले पेपर, और उस पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों को नहीं पढ़ने आता तो पढ़ के बतवाना, ये सारी सुविधा उन्होंने किया था। तो ये है साहू जी महाराज, और किस तरह उन्होंने आरक्षण को पूरी लड़ करके सारी सिस्टम को अपने सारे दुश्मनों को मात देते हुए लागू किया। एक दर्शक हमारा जो है सवाल हमसे पूछ रहा है कि साहू जी महाराज का पंचगंगा नदी में स्नान करने की कोई स्टोरी बताई जाती है, उसके बारे में वकील साहब से मैं जानना चाहता हूँ वो क्या है। पंचगंगा में नदी में स्नान करने पर उनको जो है उनका जो पुरोहित था ब्राह्मण, उन्होंने क्या कहा था, ये सवाल पूछ रहा है सर, थोड़ा सा इसके बारे में उनका मार्गदर्शन। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि नहाने के लिए गए थे पंचगंगा में, तो एक्चुअली जब राजपूत वाले लोग नहाते हैं तो इनके साथ में वो वेद मंत्र वगैरह सारा जो है चीज चलता था। तो जो वो पंडित था वहां पर, उसने जो पेशवा, एक्चुअली पेशवा लोग थे, वो पेशवा ब्राह्मण, तो उन्होंने इनको जो है मंत्र जो है वो पुराणों का मंत्र सुनाया। तो एक और कोई ब्राह्मण कहीं और का था वहां पर, तो उसने सुना, तो उसने कहा कि भाई आपने जो महाराज को ये पुराणों का मंत्र सुनाया, इनको तो आप वेद मंत्र सुनाते। तो वो जो पेशवा ब्राह्मण था, वो मराठा साम्राज्य का जो ब्राह्मण था वहां का, बोला ये शूद्र हैं और शूद्रों को वेद मंत्र नहीं सुनाया जाता है, इनको पुराणों का मंत्र आएगा। तो इसी बात पर जो है वो जो है ये साहू जी महाराज को गुस्सा आया और उन्होंने उन सबको निकाल दिया, बोला कि अरे यहाँ से, और अब से जो है वही जो पटेल जी रहे थे, उसके बाद पुरोहित का पद जो है सबके लिए ओपन कर दिए। बोले जिसमें भी आता है पुरोहित गिरी, कि अपने लोगों को पुरोहित गिरी करने के ट्रेनिंग दिलवाए, उनका एजुकेशन तक दिलाए अपने स्कूलों में। तो जो फूले जी महाराज ने भी किया था, फूले जी महाराज ने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1875 में। 1860 में आया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कानून आया था 1860, उसी के तहत जो है कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसी के तहत जो है आर्य समाज की रजिस्ट्रेशन हुआ था, दयानंद सरस्वती ने कराया था आर्य समाज की। उसी के तहत जो है बाबा ये फूले एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, और उन्होंने कहा भाई हमें अपने ब्राह्मण के, हमें ब्राह्मण दूसरे से नहीं कर लेना। तो जानते थे कि हम मना करेंगे लोग मानेंगे नहीं, तो हमें इनको अल्टरनेट देना पड़ेगा, विकल्प देने। तो अपने ब्राह्मण बनाए, पढ़ाए लिखाए उनको। तो तिलक ने जाकर के बॉम्बे हाईकोर्ट में केस कर दिया कि भैया ये जो ब्राह्मणगिरी से पैसा कमा रहे हैं, तो ये पैसा हमारा है, ये धंधा हमारा है, तो ये सारी कमाई हमें दिया जाए, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं इसकी वजह से। तो इन्होंने जो नोटिस आया तो ये गए कोर्ट में, इन्होंने पेश होकर के बताया कि आप लोग जो शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो खुद बना लेते हैं रेजर से? तो बोला हाँ बना लेते हैं।
तो बोला और ब्राह्मण बनाते हैं? तो बोला हाँ बना लेते हैं। तो बोला इसमें जो पैसा अब आप किसको देते हैं? तो बोला किसी को नहीं देते, हम अपने पास रखते हैं। तो बोला ये आप जो सेविंग बनाने से जो पैसा आपका बचा है, तो वो सारे पैसे जो है हमारे नाई समुदाय को घाटा हुआ है, तो वो सारा पैसा आप जोड़ कर नाई समाज को दो। जी तो जी इस जी बात पर वो गुम हो गए तिलक। तो अंग्रेज था वो अफसर, वो तो न्यायी होता था अंग्रेज वहाँ जज। उसने कहा इन्होंने सही दलील दी है, इसलिए आपको पुरोहिती का कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे महापुरुष में लड़ने वाले, सोचने वाले, व्यवस्था तैयार करने वाले। वो करते भी थे, कहते भी थे, सोचते भी थे। आज हम लोग खाली तमाशा देखने वाले हैं। अब देखिए 48 साल में साहू जी महाराज क्या कर गए, 65 साल में बाबा अम्बेडकर ने क्या कर गए, और आपको जो है 90 में मृत्यु हो गई थी इनकी, 30 से और जोड़ लीजिए करीब 53 साल में जो है ये गुजर गए फूले जी। आधी सेंचुरी भी पूरा करने वाले लोग ये इतने काम कर गए जो सेंचुरी पूरा करने वाला लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि हमें दीर्घायु से ज्यादा जरूरी है कि यशस्वी बने। इंसान का जीवन छोटा हो लेकिन उसका कार्य इतना हो कि वह उसके छोटे जीवन को भी बड़ा कर दे। तो यशस्वी जीवन होना चाहिए, दीर्घायु जीवन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि आप कुछ करो और नहीं कुछ करो तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो कोई आपका पढ़े, तो कुछ ऐसा करो जो लिख दे, या कुछ ऐसा लिख दो जो कोई इसको पढ़ के कर दे। तो ये बात उन्होंने कही थी। जो फूले जी लिखा उसको पढ़ के उन्होंने किया। अब बाबा साहब उन्होंने कुछ लिख दिया, आप उसको पढ़ के आप कुछ कर लीजिए। तो कुछ लिखिए या कुछ करिए, लेकिन आपने कुछ करना है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही सब ने। अगर जीवन जो है लंबा होने के बजाय जीवन यशस्वी होना चाहिए। अपने जीवन में जो है लंबे जीवन की कामना के बजाय यशस्वी जीवन की कामना होनी चाहिए। और छोटे समय में बहुत बड़ा काम किया। अब मैं जो है, आपने बहुत अच्छी बात की। पटेल जी की तरफ चलता हूँ, एक राउंड हो पटेल जी, और आगे आपको इस संबंध में जो है हमारे दर्शकों को जानकारी देनी है। जी 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 सर, इसीलिए मैंने कहा था कि ये यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। जब से मैंने जो है छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में पढ़ा, समझा और जानना चाहा और जानना शुरू किया, तब से जब एक एक बातों को जब मैं गहन रूप से अध्ययन करता हूँ या चिंतन करता हूँ, तो मुझे सहज रूप से ये यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाड़ मांस का ऐसा भी कोई व्यक्ति उस दौर में आया था जब पूरे समाज में जातिवाद का जहर फैला हुआ था। और उस दौरान उन्होंने एक एक जो बहुत ही विशाल समस्याएं थी समाज की, बहुत ही कहिए कि एक विषकारी समस्याएं थी, उनसे लड़ा। और हमें तो अभी पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है कि उन्होंने जो है आरक्षण दिलवाए, पढ़ लिया आसानी से, लेकिन वो आरक्षण जब उन्होंने दिया 50% का, कितनी और उन्होंने छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ने का मार्ग खोला, औरतों को पढ़ने का, नारियों को पढ़ने का मार्ग खोला, उनके पुनर्विवाह की व्यवस्था की समर्थन दिया। ये काम समाज सुधार से संबंधित छोटा सा काम सर बहुत होता। अगर छोटा सा मूवमेंट भी अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत कठिन और बहुत ही जो है क्या कहते हैं बाध्यकारी रास्तों वाला होता है। उसमें इतनी बाधाएं होती हैं, इतनी समस्याएं उसमें खड़ी की जाती हैं। छोटा सा भी अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसा कि सर ने अभी एक एग्जाम्पल देके बताया घोड़े का, कि जो है घोड़े के स्तबल में ले जाके खड़े कर देते हैं सभी राजाओं को और वहां चना डाल देते हैं और उसमें एग्जाम्पल पेश करते हैं। तो सर ने बिल्कुल मेरी जो 3 प्रिंसिपल थे, कार्यशैली उनकी जो है एक्शन, वे ऑफ एक्शन था उनका, एक्शन स्टाइल कहिए या जो है वर्क स्टाइल कहिए, जो उनकी थी, उनकी कार्य स्टाइल में, कार्यशैली में मैं ये 3 पॉइंट बहुत जबरदस्त पाता हूँ। मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो मैंने कोशिश करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि वो कर्मवादी थे, भाषावादी के बजाय वो कर्मवादी थे। दूसरा वो डायरेक्ट अटैक, इसी को डायरेक्ट अटैक कहते हैं। उन्होंने जो है क्या काम किया कि स्तबल में ले जाके खड़ा कर दिया और समझा दिया, बता दिया कि इस तरह से जो है क्या कहते हैं ये कारण है कि हमने जो है क्या आरक्षण दिया। उन्होंने आरक्षण दिया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने डिस्कशन की ओर बढ़े, फिर उसके बाद समाज में इसका अवेयरनेस फैले। तो वो ये भी तीसरा उनका पॉइंट जो आता है, जो उस पे ध्यान देते हैं, वो उनका ये मानना था कि अवेयरनेस बाय डिस्कशन,
जितना समाज में बात होगी, जितना बात जो है क्या कहते हैं लोग इस पे चर्चा करेंगे, उतना अवेयरनेस फैलेगा। तो वो सोचते थे कि अवेयरनेस या डिस्कशन कैसे करेंगे लोग। जैसे गंगाराम की दुकान पे एकाएक पहुंच जाना, और वहां जब चाय की दुकान पे चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, तो ये सुनकर के कि एक राजा, एक सामंत, एक छत्रपति, एक राजर्षि जो है एक जो है दलित की दुकान पर बैठ करके चाय पी रहा है, हजारों लोग जमा हो जाते हैं देखने के लिए। जब समाज की एक भीड़ वहां पे जमा हो जाती है, ये छोटी घटना नहीं थी, उस समय ये बहुत बड़ी घटना थी। और ये बहुत बड़ी घटना जब समाज में जो है लोगों के मन में, विचार में सामने जाती है, तो वो डिस्कशन का कारण बनती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहीं पे आता है कि अवेयरनेस बाय डिस्कशन। दूसरा पॉइंट जो डायरेक्ट अटैक की हमने बात किया, जैसे उसमें सर ने बताया कि जो है किस तरह से जो आरक्षण है उसको किस तरह से उन्होंने लागू किया, कैसे कैसे जो है क्या कहते हैं उसको, जैसे ही उनको ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो है राजपुरोहित ने वेद मंत्र सुनाने से मना कर दिया। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि 15 जनवरी 1950 में, मेरा जो मेन पॉइंट जो मैंने कहना चाहता हूं सर, 15 जनवरी 1919 में उन्होंने अपने आदेश में कहा था, जब तक आदमी आदमी को आदमी नहीं समझेगा, जब तक आदमी आदमी को आदमी नहीं समझेगा, समाज का चौतरफा विकास की तरह से जो विकास है, स्क्वायरली जो डेवलपमेंट है, वो असंभव है। ये तब है जब जो है समाज सुधारक जो है, जो आज के कहिए चिंतनशील या विकासशील पुरुषों की बहुत कहने को तो बहुत अधिकता थी, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आती। तब वो कह गए थे कि आदमी को आदमी जब तक नहीं समझा जाएगा, समाज का विकास पूरी तरह से मुश्किल है। कार्यालय हो या गांव हो, दलितों और पिछड़ी जातियों को के लोगों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, तब कह गए थे, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तीसरी बात थी कि छुआछूत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये उनका सख्त आदेश था। छुआछूत को बर्दाश्त नहीं किया जाता। हम गांधी जी को पढ़ते हैं, गांधी जी के छुआछूत के विरोध को बड़ा डिस्कशन होता है, बहुत पेश किया जाता है, लेकिन छत्रपति महाराज की बात को जो उनसे बहुत पहले कहे गए जो है वो जो है भूल गए। तो कहने का मतलब क्या है कि दूसरी बात उन्होंने जो कहा था कि उच्च जाति के लोगों के साथ मानवीय व्यवहार, निम्न जाति के लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। उच्च जाति के लोगों को कहा उन्होंने कि जो छोटी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। 15 अप्रैल 1920 के संबोधन में, नासिक के संबोधन में वो कहते हैं जातिवाद का अंत जरूरी है। दूसरी बात कहते हैं जातिवाद को समर्थन देना एक अपराध है। तीसरी बात जो उन्होंने कहते हैं कि जाति समाज की उन्नति की सबसे बड़ी बाधा है। तो कहने का मतलब है निरंतर वो प्रयास करते रहे हैं कि जाति पे कैसे जो है अटैक किया जाए, जाति को कैसे जो है खत्म किया जाए, आरक्षण को कैसे लागू किया जाए, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस कैसे लाई जाए। एक और घटना सर हम इस पे जिक्र करना चाहते हैं, जब छत्रपति साहू जी महाराज थे, उनके टाइम पर ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। हम उनके टाइम पर ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, और उस दौरान प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक फार्मूला निकल के आया था, जो जिसमें जो है साहू जी महाराज और जिसको कहा जाता है स्वर्ण निर्णय का सिद्धांत। स्वर्ण निर्णय का सिद्धांत आने के बाद साहू जी महाराज और माननीय जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने यहाँ से जो है ताकत लेकर के, यहाँ से हिम्मत जुटा करके सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करते हैं। यहीं से उसकी भूमिका निकल के आती है। जो है क्या कहते हैं अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है, वो इसी प्रिंसिपल पे आधारित थी, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात से निकल के आती है। पटेल जी बस यहीं पर आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है। आप समय समाप्ति की ओर है, मैं बस आपको यहीं पर रोकना चाहता हूँ। मैं बस 1 मिनट बस। तो सर बस 1 मिनट में मैं ये बात पूरी कर लेता हूँ। तब उन्होंने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लॉर्ड मॉन्टेग्यू से मिलने के लिए भेजते हैं। वहां पे जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लॉर्ड मॉन्टेग्यू से मिलते हैं और वहां पर अछूतों के लिए संवैधानिक अधिकार की मांग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को छत्रपति साहू जी महाराज ने समाज के सामने कहा था, 1920 में कहा था कि लगता है कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में
आपको मुक्तिदाता के रूप में मिल गया है कोई। ये बात बिल्कुल सही है। हमारा जो कहने का आशय है। जी सर, आवाज नहीं आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। हेलो जी जी आवाज आ रही है, चलिए प्लीज। जी 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 हेलो, ठीक है। टाइम जी आवाज कट। हेलो, टाइम की बात था। मैं ठाकुर साहब के पास चलना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, हमारे जी, जी, जी। विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं छत्रपति साहू जी महाराज के कंटेक्स्ट में? जी आप माइक खोल लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी छात्रों को क्या मेरा संदेश? हाँ जी जो आज का भागीदारी दिवस है, जी तो इस भागीदारी दिवस पे जी। मेरा सभी को यही जी। संदेश है कि जो हमारे जी। महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज थे, इनसे बहुत सारी जी। चीजें सीखने की जरूरत है। जो उन्होंने अपना जो भी शासन काल था उनका बड़ा ही जी। प्रेरणादायक रहा है। तो आज की शासन व्यवस्था को भी उनसे प्रेरणा जी। लेना चाहिए, उनके अनुरूप ही शासन को जी। चलाना चाहिए। जैसा उनके शासन काल में उन्होंने जो मानवतावादी मूल्यों की स्थापना जी। की, सभी को समानता का जो अधिकार है, सभी को समान अवसर मिले, सभी को समान अधिकार मिले, इस तरह की जो उन्होंने सोच पहले रखी थी, यही सोच मेरी समझ से यदि हमारा जो आज का शासन तंत्र है, हमारा जो प्रजातंत्र है या जो लोग कार्य कर रहे हैं, यदि इसी सोच के साथ कार्य करेंगे तो जो हमारी समाज है वो सभी समाज के साथ जो सौतेलापन या जो भी बात करें, सभी के साथ अच्छा भाव आएगा, सभी को सबका साथ या सबका विकास तभी हो पाएगा। नहीं तो कुछ तबका बहुत आगे पहुंच जाएगा, कुछ तबका पीछे रह जाएगा। तो जो उन्होंने अपने आदर्श स्थापित किए हैं, जो मानवतावादी समाज की उन्होंने कल्पना की है, सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी को समान अवसर मिले, या जो पीछे रह गए हैं, जो अगड़े हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनके लिए जो अधिकार है या जो उन्होंने व्यवस्था करी थी कि सबको आरक्षण जो 50% का दिया था, उस फार्मूले को जब इतने 130 वर्ष पहले उन्होंने इस फार्मूले को लागू करा, 100 वर्ष पीछे इस फार्मूले को लागू करा, तो आज क्यों नहीं कर पा रहे? क्या परिस्थितियां ऐसी छाई हुई है, ऐसी विकट परिस्थितियां हैं कि हम कर नहीं पा रहे हैं? उनसे सीखना चाहिए। हमारे जो आज के भी नेता हैं, इनको भी उनसे सीखना चाहिए। समाज में कैसी समाज की स्थापना हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहना है कि जो है आज हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन दर्शन से। और सभी हमारे दर्शक देख रहे साथियों, ये AIBCA TV हमें दबे कुचले वंचित समाज के हक अधिकारों को दिलाने के लिए लगातार काम कर रहा है और हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है उनको बताने का काम कर रहा है। हमारी इतिहास हमारी विरासत है, वो हमारी पूंजी है। इतिहास से जो है पूंजी से हमारा मनोबल बढ़ता है और उस मनोबल बढ़ाने के लिए इस महापुरुषों के विचारों को जानना बहुत जरूरी है। यदि हमारा मनोबल बढ़ा होगा, हमारे महापुरुषों के विचारों के द्वारा ही होगा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बड़े विद्वान साथी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और मैं ये अब समय हमारा कुछ थोड़ा सा बढ़ रहा है, मैं आदरणीय राजेंद्र साहू सर की ओर चलता हूँ। इस पूरी डिबेट को कंक्लूड करते हुए और आज के हालातों पर गौर करते हुए इस डिबेट को समापन करने का भी कष्ट करेंगे। 10 मिनट का समय और हमारे पास है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय राजेंद्र साहू सर से, AIBCA TV के जो दर्शक हैं, जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं और उनको आज के हालातों से परिचित कराते हुए महापुरुषों के जीवन दर्शन पर एक बार फिर से आप आइए। थैंक यू। हाँ प्रोफेसर साहब, जिस तरह से अभी हमारे दो साथी प्रवक्ता बात अपनी रख रहे थे और पटेल जी ने चाय की जो एग्जाम्पल दिए कि कैसे बिल्कुल साहू जी महाराज यहाँ तक कि हर शाम को बग्गी में बैठ के अपने दर्जन भर दोस्त ले जा करके वहां पर चाय पीते थे डेली। अब उसको देखा देखी जो है दूसरे लोग भी जा करके उनका चाय पीना शुरू कर दिया। तो इस तरह से गंगाराम का जो है पूरा दुकान चलाने की वो मतलब कोशिश की और उनको पूरा अच्छा खासा मतलब दिखा दिया। तो ऐसा नहीं, जो राजा होता है वो कर्म से भी वो महान होता है। वो आदमी उसको खाली कहता नहीं, कथनी करनी से वो समान होता है। तो उस तरह से उन्होंने कहा कि इनका दुकान अगर हम खुलवाए हैं तो चलवा के भी दिखाऊंगा मैं। और सारे दोस्तों कहते थे हमारे साथ चलो घोड़ बग्गी में बैठ करके। अब बग्गी में बिठा करके ले जाते थे और वहां खुद चाय पीते थे, सबको चाय पिलाते थे।
तो ये देखा देखी राजा जब चाय पी रहा है जिस दुकान का, भाई वो दुकान का तो वैल्यू बढ़ना है, तो वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे उस दुकान का। अच्छा, दूसरी बात है कि अभी आज की जो आरक्षण की बात हो रही है, तो देखिए ऐसा है कि जो लोग बैठे हैं वो हमारे लोग हैं नहीं सत्ता में, और कुछ हमारे लोग जो गए हैं तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि उनको वही लोग नियंत्रित कर रहे हैं। तो आपकी बात तो वो मानेगा नहीं, करेगा नहीं। तो उस समय जो था सत्ता का दो ही साधन था, एक तो था कि आप युद्ध के मैदान में जाइए, सत्ता हासिल करिए, और आज जो सत्ता का जो साधन है वो लोकतांत्रिक है। तो उसके लिए है आपको सामाजिक एकता जरूरी है। जब तक आपकी सामाजिक एकता नहीं बनेगी तो सामाजिक एकता ही जो है राजनीतिक सत्ता पर जो है नियंत्रण करता है। आरएसएस का सामाजिक सत्ता इतना मजबूत है, धार्मिक सत्ता उसका इतना मजबूत है कि वो बीजेपी के राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण कर रहा है। तो इसी तरह से हमें भी सामाजिक सत्ता खड़ा करना पड़ेगा। अंबेडकर जी ने खुद ही लिखा था कि जब तक आपका सामाजिक सत्ता नहीं होगा आप राजनीतिक सत्ता को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सामाजिक राजनीतिक क्रांति के लिए सामाजिक क्रांति बहुत जरूरी है। तो सभी ओबीसी वर्ग को हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जितने भी पेशे में हैं, जितने भी जातियों में हैं, वो अपनी जगह पर है। एक दूसरे का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, एक हमारी अपनी सोच है। उस बैनर के तहत ओबीसी को एक होना चाहिए, एक बैठना चाहिए, एक सभा होना चाहिए। हर जाति अपना अपना सभा कर रहा है और अपने अपने नेता के लिए टिकट की लॉबिंग कर रहा है। इसी का फायदा आपको वो उठा रहा है, आपका जो प्रतिरोध करने वाले लोग हैं, विरोधी लोग। तो हमें कहीं ना कहीं ओबीसी समाज का टिकट चाहिए, दलित समाज का टिकट चाहिए। कश्यप को टिकट मिल जाए, पटेल जी को कोई गुरेज नहीं, शाह जी को कोई गुरेज नहीं। पटेल जी को टिकट मिल जाए, उसका समर्थन कश्यप जी करेंगे, शाह जी भी करेंगे। ठाकुर जी को टिकट मिल जाए, ठाकुर जी का समर्थन हम सारे लोग करेंगे। जिस दिन ये समझ हमारी आ जाएगी उस दिन हमारी सत्ता होगी। आज सवर्ण समाज जो है उसको टिकट मिल जाता है तो अपने लोगों लिए काम करता है। वो किसी पिछड़े को टिकट देने से सोचता है इसको मिल जाएगा तो ये जीत जाएगा, तो दिलाने की कोशिश नहीं करता है। दलितों को टिकट देना तो जरूरी है, मजबूरी है, क्योंकि संवैधानिक है। फिर भी वो अपने ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो संसद में, विधानसभा में वो मुंह खोल ना पाए, उसे कुछ आता ही नहीं हो, उसको जो कहती है वही सोचे। और इसी समाज से भी ऐसे लोगों को टिकट देता है वो लोग जो वहां जाके कुछ जानता ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं पता, उसको लोकसभा का मतलब नहीं आता है, उसको उसका एमपी का फुल फॉर्म नहीं आता है। ऐसे लोगों को भेजता है वो कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले, तो वो आपकी लड़ाई क्या लड़ेगा। तो हमें कहीं न कहीं अपने ऐसे कैंडिडेट से पीछे भागना पड़ेगा। पार्टियों के समर्थन का जो कैंडिडेट है इससे हमें दूर होना पड़ेगा। हमें अपने समाज का अपना कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए सामाजिक एकता बहुत जरूरी है। सामाजिक एकता होगी, सामाजिक सत्ता जब हमारी बनेगी, ओबीसी सत्ता बनेगी, तो आपका कैंडिडेट तो निर्दलीय जीतना शुरू कर देगा। और निर्दलीय जो जितना शुरू कर देगा तो 543 सीट आपका होगा। अब 543 सीट आपका होगा तो कानून आपका होगा, 100% आरक्षण लागू होगा। और जो नहीं मानेगा उसको सीधे इंडिया गेट पर फांसी पर लटकाया जाएगा। ये होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बात रखी है। और हमारे दर्शक देख रहे साथियों, ये AIBCA टीवी के इस प्रोग्राम को मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी से तो देख रहे हैं, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को इसको भेजिए सुनने के लिए। और हमारे महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लीजिए, क्योंकि आज भागीदारी दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किया है। और मैं पटेल जी से चाहता हूँ 1 मिनट में इस पूरी चर्चा का जो है साथ देते हुए और दर्शकों को अपील करने का। जी पटेल जी, माइक खोल लीजिए। जी सर, धन्यवाद सर। मैं सर वर्तमान में रिजर्वेशन की स्थिति के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो है क्या कहते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित हूं, बिलोंग करता हूं। इस समय शिक्षा विभाग में क्या कंडीशन है सर, मैं प्रोफेसर के पद पे यूनिवर्सिटीज में जो हाल बताना चाहता हूँ वो आप गौर से सुनिए। 912 पद हैं सेंट्रल इंडिया में प्रोफेसर के पद, जिसमें मात्र 2 लोग जो है ओबीसी के प्रोफेसर हैं। मात्र 2 पद पर, मात्र 2 पदों पर जो है ओबीसी के लोग
प्रोफेसर हैं, और जबकि ये संख्या 848 है जो है अदर जो जनरल कास्ट है उनकी। तो ये कंडीशन है सर आज की डेट में रिजर्वेशन की। अगर रिजर्वेशन की पॉलिसी ढंग से लागू की गई है तो ये इतनी बुरी स्थिति क्यों है कि 912 में से सिर्फ 2 ओबीसी के लोग प्रोफेसर हैं मात्र। तीसरी बात जो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि सर अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, इसमें कहा गया है कि आस्ति नास्ति दिष्टम मितम मतिम, कहा गया है आस्ति नास्ति दिष्टम मतिम, जिसका होता है कि धर्मदेव कहते हैं कि जो परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार करता है वही आस्तिक होता है, और जो इन्हें नहीं मानता है वह नास्तिक होता है। मैं इसको बहुत ही जो है बेस मानता हूं। जो ज्यादा से ज्यादा बुराइयां हैं उसका कारण यही है, क्योंकि जो इसको मान लेगा परलोक और पुनर्जन्म को मान लेगा, वो शास्त्र में इसका मतलब विश्वास करता है। और शास्त्र का काम क्या है? शास्त्र ये मानता है कि जातिगत असमानता जो है ये शास्त्र सम्मत है, ये बहुत जरूरी है। जो जातिगत असमानता है और शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते हैं, ये ऐसा जो है क्या कहते हैं हमारे ब्राह्मण भाई लोग मानते हैं, जिसके कारण जो है क्या कहते हैं ये सारी परिस्थितियां और परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तीसरी बात इसमें मैं जो कहना चाहता हूं, जब कोई परेशानी होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए या उसको दूर करने के लिए जो मेथड होता है, वैसे तो ये विजडम प्राप्त करने का मेथड है जो कन्फ्यूशियस के द्वारा बताया गया था। उसमें पहला मेथड बताया गया था कि रिफ्लेक्शन, फर्स्ट है कि रिफ्लेक्शन, जिसमें जो नोबलिस्ट मेथड कहा गया है, दूसरा इमिटेशन है, तीसरा एक्सपीरियंस है। कहने का मतलब है या तो ऊपर से कोई दैवी या कोई चमत्कार हो जाए, उसके द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए और आपको रास्ता मिल जाए कि हाँ हम इस समस्या से निपटने का ये रास्ता है, या तो ये हो सकता है जो कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज क्या है? इमिटेशन, अनुकरण करना। जब अनुकरण करने वाली बात आती है तो मुझे लगता है आज की तारीख में, आज के दौर में छत्रपति साहू जी महाराज बहुत ही प्रासंगिक हो जाते हैं, और उनके आदर्शों पर, उनके विचारों पर, उनके द्वारा किए गए कार्यों से हम प्रेरणा ले सकते हैं और अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। तीसरा जो इसमें लास्ट मेथड है जो समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं, बाय एक्सपीरियंस। हमने फ्यूचर में, भविष्य क्या कहते हैं, भूतकाल में, अपने पीछे और आज के दौर में हमारे ऊपर क्या बीत रही है, हम उसको कैसे अनुभव कर रहे हैं, हम इससे, इस अनुभव से, इस एक्सपीरियंस से जो है एक रास्ता खुद बना सकते हैं। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड होता है, लेकिन ये सबसे सटीक और अच्छा मेथड होता है। तो ये बस यही दो जो बातें हैं, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, साथ में ये कहते हुए कि हम छत्रपति साहू जी महाराज को केवल पढ़ें, सुने और अध्ययन ही ना करें। हमको जो है जब तक हम उनकी एक एक बात पे अमल करना नहीं शुरू करेंगे, और अमल जो है क्या है कि हमें अपने घर से, अपने परिवार से, अपने जो है पड़ोसी से और फिर अपने गांव से शुरू होगा, तभी जो है क्या कहते हैं हम अपने जो है उद्देश्यों में सफल होंगे। तभी ये कंडीशन जो आज हमें देख रहे हैं, हमें जो मिल रही है कि 912 प्रोफेसर के पदों में 2 पद सिर्फ आरक्षण लागू होने के बाद भी सिर्फ 2 ही प्रोफेसर ओबीसी के हैं, ये कंडीशन है, तभी इसको हम दूर कर पाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। ठाकुर साहब जो है 1 मिनट में आप छात्रों को, हमारे साथियों को, जो दर्शक हैं देख रहे हैं, संबोधन करिए और इस चैनल की उपयोगिता बताइए जी। बिल्कुल पटेल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पर जो आरक्षण है इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया है। उसमें बहुत प्रकार के रूल्स रेगुलेशन घुसा देते हैं, और जो भी ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको बिल्कुल जो भी कंपटीशन है या जो भी उनकी दौड़ है उससे बाहर कर देते हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ कहाँ कहाँ पर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, इसकी लड़ाई हमें लड़ते रहना चाहिए। और जो भी इन्होंने अपने सिद्धांत हमारे लिए स्थापित किए हैं मानवतावादी विचारधारा के, उसको भी लेके चलना है। उन्होंने जो हमारे लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखने के लिए बताई हैं, यही मेरा कहना है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहें और भी लोगों को जागरूक करें, हम भी जागरूक हों, पूरी पहुंच सके, लोगों तक पहुंचाएं, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र साहब, आप शुरुआत भी आपने किया था और समापन भी आप ही करेंगे। जी सर। हाँ, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि दोष हमारे लोगों का भी नहीं है, हमारा भी नहीं है भी, क्योंकि जो स्कूल करिकुलम में है हमें पढ़ाया जाता है, मंगल पांडे, तिलक पढ़ाया जाता है, मालवीय पढ़ाया जाता है,
कभी फूले नहीं पढ़ाया गया, कभी अम्बेडकर नहीं पढ़ाया गया, कभी साहू जी महाराज नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि व्यवस्था बिल्कुल। हमारी नहीं। तो जो जी। व्यवस्था किसी और का है वो अपनी व्यवस्था में आपकी चीजें पढ़ाएगा नहीं। तो जी, हमें जी। अपनी व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी तो अपनी चीज हम नहीं जान पाएंगे। तो जी। फिलहाल हम चाहेंगे सामाजिक स्तर पर जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो रिसर्च जी। करें, रिसर्च करके अपनी चीजों को ढूंढ करके लाएं और अपने अपने जी। लोगों के बीच में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करें, एक नंबर। जी। और जब जी। इस तरह से जब बातें आपके लोगों के बीच फैलेगी, जागृति आएगी, सामाजिक एकता बनेगी, सामाजिक सत्ता बनेगी, तो फिर आपका जब व्यवस्था में कायम करेंगे तो फिर आप अपनी चीजों को स्कूल कॉलेज के करिकुलम में डाल करके फिर उसको जनरलाइज कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आप उस तक पहुंच सकते हैं। एजुकेशन जो आपका पॉलिसी आ रहा है 2022, उसमें तो सीधे कह रहा है कि जो है जो बढ़ई जो है वो लकड़ी छीलेगा, नाई जो है बाल बनाएगा और कुम्हार जो है बर्तन बनाएगा, तेल निकालेगा, ग्वाला दूध निकालेगा। ये करिकुलम बना रखा है 2022 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो ये देखिए आने वाला 2 साल के बाद पता चल जाएगा क्या होने जा रहा है। तो हमें अपनी अल्टरनेट विकल्प तैयार करने पड़ेंगे, समाज को जागरूक करने पड़ेंगे, अपने चीजों को जो जान रहे हैं अपने लोगों के पास पहुंचाइए। जैसे आप जैसे चैनल है, ये बात आई और लोगों के पास जाएगा, जो पढ़ेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे, वो आगे बताएं। इस तरह से हमें फैलानी है अपनी बात और अपनी व्यवस्था कायम करने की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। साथियों, AIBCA टीवी में आए सभी साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, सभी विद्वान साथियों का। और ये कार्यक्रम यही समाप्त होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे दर्शकों से कि आप इस कार्यक्रम को सुनिए, अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाने का कष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज ये कार्यक्रम समाप्त होता। सभी को जय भीम, जय भारत, जय